Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify and we will be starting with our new subtopic free will and determinism. अब free will क्या होता है? देखिए free will philosophy और science में free will का मतलब है कि जब हमारे पास इतनी power है, इतनी कैपेसिटी है कि हम खुद से डिसीजंस बना सके विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किसी भी तरह से, मतलब हम इंडिपेंडेंटली खुद के एक्शंस ले सके, हम जो चाहे वो कर सके. तो it is the supposed power or capacity of humans to make decisions or perform actions independently of any prior event or state of the universe. अब फ्री विल के बारे में हमारा डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? देखिए दो रीज़न है. फ्री विल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लोजली रिलेटेड है टू टू अदर कॉन्सेप्ट्स. एक है फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड एक है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब अगर हमारे पास फ्री विल है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्शन भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कल आप चाहे कि लेट्स से कि अभी आपको बाहर लेट्स से रनिंग करने के लिए जाना है, ओके, दैट इज योर फ्री विल. आपके पास इतनी इंडिपेंडेंस है कि आप जो चाहे वो सोच सकते हैं. यू हैव द विल टू डू इट. आपकी इच्छा है जाना, आप इच्छा कर सकते हैं. यू कैन विश फॉर इट. तो आपके पास फ्री विल तो है. बट सपोजिटली कि बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है, फ्लड आ रहा है, तो आपके पास फ्री विल है, इच्छा है कि आप जाके you can go out and run and do whatever. बट आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है. क्यों एक्शन का फ्रीडम नहीं है? बिकॉज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, फ्लड है, जो आपको आपके फ्री विल को फॉलो करने से रोकेगा. आपकी विल है कि यू वांट टू गो आउट एंड रन, गो फॉर अ जॉग, आप नहीं जा सकते क्योंकि बाहर फ्लड आया हुआ है. सो फ्री विल इज क्लोजली रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ एक्शन, क्योंकि ये हमें when discussing about free will, it helps us to discuss and helps us to relate कि हमारे पास जो हम action कर रहे हैं, whether it is free or not, we have the freedom to do any action or not. दूसरा concept जिसके साथ free will बहुत closely related है is the concept of moral is the moral responsibility. Now, when it comes to moral responsibility, okay, how free will is related to moral responsibility is, देखिए, जब हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई काम करने की फ्री विल है, ओके, when it is proven कि हमने कोई भी काम हमारी इच्छा से किया है, दैट मीन्स कि जो एक्शन हुआ है वी आर मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्शन. अब उसमें भी एक डिफरेंस होता है. देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. वन इज कॉजली रिस्पॉन्सिबल, वन इज मॉरली रिस्पॉन्सिबल. मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, एक पेड़ का ब्रांच है, ओके, वो ब्रांच जो है वो पेड़ से टूट के गिर गया एंड लेट्स से कि एक कोई शीशा था नीचे या कार के ऊपर वो ब्रांच गिर गई और कार का शीशा जो है, कांच जो है वो टूट गया. विंडशील्ड जो है कार की, व्हाटएवर द विंडो ग्लास और व्हाटएवर ग्लास, मतलब ब्रेक हो गया. नाउ द ब्रांच हियर वाज अ कॉजली रिस्पॉन्सिबल एजेंट. कार का कांच टूटने के लिए कॉजली रिस्पॉन्सिबल कौन था? ब्रांच. उसका कॉज क्या था? वाज द ब्रांच. बट द ब्रांच इज नॉट द मॉरली रिस्पॉन्सिबल थिंग. व्हाई? ब्रांच मॉरली रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रांच एक फ्री विल्ड एजेंट नहीं थी. ब्रांच बेसिकली एक लिविंग थिंग थी, बट मतलब द लीव्स इन व्हाटएवर, बट ब्रांच के पास अपनी खुद की फ्री विल नहीं थी. वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, हवा के कारण टूट गया, किसी ने जंप करा, किसी ने खींचा, व्हाटएवर रीजन, ब्रांच का गिरना, वो ब्रांच ने मर्जी से अपने आप को नहीं गिराया. सो यहाँ पे ब्रांच इज कॉजली रिस्पॉन्सिबल, वो कॉज है बट इट इज नॉट मॉरली रिस्पॉन्सिबल. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉजली रिस्पॉन्सिबल एंड बीइंग मॉरली रिस्पॉन्सिबल. तो जब हमारे पास फ्री विल होती है, हम लोग मॉरली रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स भी होते हैं. अब फ्री विल से रिलेटेड वील हैव थ्री डिफरेंट मॉडल्स: द फैकल्टीज मॉडल, द हायरार्कियल मॉडल एंड द रीजन रिस्पॉन्सिव मॉडल. अब फैकल्टीज मॉडल क्या होता है? द फैकल्टीज मॉडल ऑफ द विल हैज इट्स ओरिजिन इन द राइटिंग्स ऑफ एंशिएंट philosophers such as Plato and Aristotle, and it was the dominant view of the will for much of medieval and modern philosophy. It still has numerous proponents in contemporary literature. What is distinct about free agents according to this model is their possession of certain powers or capacities. All living things possess some capacities, such as the capacities for growth and reproduction. What is unique about free agents, however, is that they also possess the capacities for intellect and volition.
Another way of saying this is that free agents alone have the faculties of intellect and will. It is in virtue of having these additional faculties and the interaction between them that agents have free will. तो जो faculties model है, ये especially ancient philosophers like Plato and Aristotle have followed and discussed about this model. Faculties model क्या होता है? देखिए, जो free will agents होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत डिफरेंट कैपेसिटीज होती है, जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की. अभी हमने एक ब्रांच की बात करी कि ब्रांच कार के ऊपर गिर गई और कार का शीशा टूट गया. यहाँ पर ब्रांच जो है उसके पास ग्रोथ, उसके पास रिप्रोडक्शन, क्योंकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो हर लिविंग बीइंग के पास है. सो every living being has the capacity or has the faculty for growth and reproduction. लेकिन फ्री विल एजेंट सिर्फ वो होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा फैकल्टीज होगी, एंड दोज एक्स्ट्रा फैकल्टीज कुड बी ऑफ वोल्यूशन एंड ऑफ इंटेलेक्ट. तो फ्री विल एजेंट सिर्फ वही होंगे जिनके पास फैकल्टी है, एडिशनल फैकल्टीज है इंटरेक्शन करने की, इंटेलेक्ट की, जैसे कि हम ह्यूमंस एंड फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, they can't really be moral agents. अब ये बहुत debatable topic है कि animals है कि नहीं है, लेकिन broadly accepted is this only कि animals are not moral agents, क्योंकि वो grow कर सकते हैं, वो reproduce कर सकते हैं, but they don't have the intellect. Okay. एक animal है, let's say tiger. एक टाइगर एक डियर को स्पॉट करता है. टाइगर बैठ के सोचेगा नहीं मैं इसको खाऊं या नहीं खाऊं, मैं इस डियर को खा लूंगा, इसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इसके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, इसके भाई बहन को कैसा लगेगा कि ये मर जाएगा. नो. सो मोस्टली फ्री विल एजेंट्स आर दोज एजेंट्स जिनके पास इंटेलेक्ट की पावर होती है. अब फ्री विल एजेंट्स में नॉट ऑल ह्यूमंस आर इंक्लूडेड, because there are some persons with disabilities, some specially abled persons also, जिनके पास intellect की power नहीं होती है, the let's like mentally retarded ones. So of course free will agents में भी हमने एक demarcation कर दिया है कि वही agents जो who have the power of intellect, only they are morally responsible agents. Next we have hierarchical model. A widely influential contemporary account of the will is Harry Frankfurt's hierarchical view of the will. This account is also sometimes called a structuralist or mesh account of the will, since the will is free if it has a certain internal structure of mesh among the various levels of desires and volitions. According to the hierarchical model, agents can have different kinds of desires. Some desires are desires to do a particular action. For example, Alison may desire to do jogging. Call these desires first order desires, but even if Alison doesn't desire to go jogging, she may nevertheless desire to be the kind of person who desires to go jogging. In other words, she may desire to have a certain first order desire. Call desires of this sort second order desires. If agents also have further desires to have particular second order desires, one could construct a seemingly infinite hierarchy of desires. अब हायरार्कियल मॉडल क्या होता है कि हायरार्कियल मॉडल बोलता है कि फ्री विल जो है ना, हम उसको हायरार्की में प्लेस कर सकते हैं. जैसे हमने एग्जांपल देखा फर्स्ट ऑर्डर डिजायर, सेकंड ऑर्डर डिजायर. हमें एक एग्जांपल भी यहाँ पर देखा. आई एम अ पर्सन जिसे जॉगिंग जाना है, ठीक है, सो दैट इज माई डिजायर कि मुझे जॉगिंग करने जाना है. ये फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रेट अवे डिजायर, मुझे जॉगिंग करना है. अ सेकेंड लेवल ऑफ डिजायर कैन बी कि मैं एक ऐसे पर्सन की तरह बनना चाहती हूँ जिसे जॉगिंग करना पसंद हो, जो जॉगिंग करना चाहती हो, जो जॉगिंग करने से बोर्ड ना हो या प्रोक्रेस्टिनेट ना करे. दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर डिजायर. फिर उसके बाद एक थर्ड ऑर्डर डिजायर हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर डिजायर हो सकता है. तो हमारे पास डिजायर्स की हायरार्की भी हो सकती है. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. नाउ the third model that we have is the reasons responsive model. A third treatment of free will takes as its starting point the claim that agency involves a sensitivity to certain reasons. An agent acts with free will if she is responsive to the appropriate rational consideration, and she does not act with a free will if she lacks such responsiveness. To see what such a view amounts to, consider again the case of Alison and her decision to walk her dog. A reasons responsive view of the will says that Alison's volition
to walk her dog is free if she had certain reasons for not walking her dog, she would have decided to walk her dog. Imagine what would have happened had Allison turned on the television after waking from her nap and learned of the blizzard before deciding to walk her dog. Had she known of the blizzard, she would have had a good reason for deciding not to walk her dog. Even if such reasons never occurred to her, that is, if she doesn't learn that the blizzard before her decision, her disposition to have such reasons influence her volitions shows that she is responsive to reasons. Thus, reasons responsive views of the will are essentially disposition in nature. रीजन रिस्पॉन्सिव मॉडल हमें क्या बोलता है कि हमारे पास सर्टन फैक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे अभी हमने एक जॉगिंग का एग्जांपल दिया था कि हमारा डिजायर है हम अगर जाकर जॉगिंग करें, लेकिन कोई फ्लड आया हुआ है, तो वो चीजें, ये ऐसी फैक्टर्स है, ऐसी न्यूज है जो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ब्रेन वॉश कर सकती है. तो जब हम उन रीजंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चीज़ें तब डिसाइड करता है, हमारी रिस्पॉन्सिवनेस डिसाइड करती है कि हाउ मच ऑफ अ फ्री विल एजेंट वी आर. ठीक है, हमारे पास अलग डिस्पोजिशंस हैं. नाउ वी हैव डिटर्मिनिज्म. अब डिटर्मिनिज्म जो है फिलोसफी और साइंस में, इसका मतलब कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हो रही है, जितनी भी एक्शंस हो रहे हैं, जितने ह्यूमन डिसीजंस हम ले रहे हैं, हमारे जो डिसीजंस भी हैं वो सारे ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, वो इनएविटेबल है, हम उनको चाह कर भी टाल नहीं सकते, वो होना ही है क्योंकि वो पहले से प्री डिसाइडेड है. जैसे कि अगर हमारी इच्छा हो रही है कि हमें बाहर जाके जॉगिंग करना है, सो दैट इज समथिंग जो कि पहले से डिसाइडेड था कि हम इतने समय पर इस जगह पर जॉगिंग करेंगे. दैट इज नॉट समथिंग जो हमने फ्रीली डिसाइड किया है, वो ऑलरेडी डिटर्मिन्ड था हमारे फेट में, वो जस्ट हमको ऐसा लगता है कि वो हम डिसाइड कर रहे हैं. Now, determinism also has certain models and views. We have causal determinism, we have compatibilism, we have incompatibilism. Causal determinism क्या होता है? It is sometimes called nomological determinism. अब we also have theological and logical determinism. Nomological determinism क्या होता है? It is important to keep causal determinism distinct from other sorts of determinism, such as logical determinism or theological determinism. Causal determinism, hereafter simply determinism, is the thesis that the course of the future is entirely determined by the conjunction of the past and the laws of nature. Imagine a proposition that completely describes the way that the entire universe was at some point in the past, say 100 million years ago. Let us call this proposition P. Also imagine a proposition that expresses the conjunction of all the laws of nature. Call this proposition L. Determinism then is the thesis that the conjunction of P and L entails a unique future. Given that P and N, there is only one possible future, one possible way for things to end up. तो causal determinism या in short हम determinism जो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे यूनिक कंडीशंस बनी है जिससे एक ही यूनिक फ्यूचर पॉसिबल है. तो जैसे कि हमने अभी देखा PNL प्रोपोजिशन कि 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले हमारी अर्थ कैसी थी, एंड लॉज ऑफ नेचर जो है उनको L मान लो. तो हमारी अर्थ जैसी थी और हमारे पास जैसे लॉज ऑफ नेचर है, उनके अकॉर्डिंग एक ही फ्यूचर पॉसिबल है, और वो फ्यूचर ही अभी हम लोग जी रहे हैं. मतलब उस फ्यूचर को हम प्रेजेंट की तरह जी रहे हैं. हमारे लॉज ऑफ नेचर जैसे बर्ड्स के पास विंग्स होंगी, फिशेस के पास फिन्स होंगे, फिश के पास फिन्स होंगे. ये पर्टिकुलर तरीके से अरेंज, और इसीलिए इनका एक ही पर्टिकुलर आउटकम पॉसिबल है, कोई और तरीका हो ही नहीं सकता था. तो ये ऑलरेडी डिटर्मिन्ड कैसे है कि जो हमारे पास कंडीशंस बनी थी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सिर्फ यही फ्यूचर एंड प्रेजेंट पॉसिबल है. उन कंडीशंस में हमारे पास जैसे कि हम लोग जैसे साइंस में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि हम लेट्स से वी एड 2 molecules of hydrogen and 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of and 1 atom of oxygen. तो कॉजल डिटर्मिनिज्म का कहना है कि जब हम 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen को ऐड करेंगे तो हमारे पास H2O ही बनेगा. कोई और तरीका हो ही नहीं सकता है, कोई और चीज, कोई और प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, कोई और आइटम नहीं बन सकता है. उसी तरह से कॉजल डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ नेचर है और जैसे हमारे पास यूनिवर्स है, उसमें सिर्फ यही पर्टिकुलर प्रेजेंट पॉसिबल है, कोई और कंडीशन नहीं हो सकती. इसलिए सारी चीजें डिसाइडेड कैसे है कि यही चीज हो सकती है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती. Now we have compatibilism. Compatibilism मतलब they believe that agents could have free will even if causal determinism is true. तो compatibilism का मतलब है कि ये determinism से थोड़ा सा दूर है.
इन द सेंस कि कॉजल डिटर्मिनिज्म हो सकता है कि हमारे पास ये एक ही तरीका का फ्यूचर पॉसिबल है, लेकिन उसके बावजूद एजेंट्स के पास फ्री विल हो सकती है। कैसे कि फ्री विल का जो एग्जिस्टेंस है वो डिटर्मिनिस्टिक होने के साथ साथ फ्री विल हो सकता है, मतलब कुछ कंडीशंस डिटर्मिनेट हो सकती है लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन एजेंट्स के पास फ्री विल पॉसिबल है। इसी रीजन की वजह से कंपैटिबिलिज्म को फॉर दिस रीजन दिस पोजीशन इज नोन एज कंपैटिबिलिज्म, कंपैटिबल है। डिटर्मिनिज्म और फ्री विल जो है वो एक दूसरे के साथ कुछ सेंस तक कंपैटिबल है। According to the compatibilist, it is possible for an agent to be determined in all her choices and actions and still make some of her choices free. तो कंपैटिबिलिज्म मतलब कंपैटिबिलिटी होना, कि डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल के बीच में एक कंपैटिबिलिज्म पॉसिबल है। Now we have incompatibilism. According to incompatibilist, the existence of free will is incompatible with the truth of determinism. यानी कि कंपैटिबिलिज्म का ऑपोजिट व्यू कि फ्री विल के साथ डिटर्मिनिज्म पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक वर्ल्ड जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, सारी चीजें प्री डिटर्मिन्ड है, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू फेट या वट एवर इज द डिटर्मिनेशन फैक्टर, प्री डिसाइडेड है और उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, तो कोई भी एजेंट, कोई भी ह्यूमन हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज फ्री विल नहीं हो सकती किसी के भी पास। ठीक है, जो भी हो रहा है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो सिर्फ उसी चीज को वापस से फॉलो अप कर रहे, प्ले कर रहे। If one assumes that having free will is a necessary condition for being morally responsible for one's actions, then the incompatibility of free will and determinism would entail the incompatibility of moral responsibility and causal determinism. अब कुछ व्यूज है जिनका मानना है कि हम मॉरली रिस्पॉन्सिबल सिर्फ उसी केस में है अगर हम मानते हैं कि हमारे पास फ्री विल है। उनका कहना है कि अगर जैसे कि वर्ल्ड पूरा प्री डिसाइडेड है, प्री डिटर्मिन्ड है, डिटर्मिनिस्टिक व्यू है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम मॉरली रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स हैं? हमने हमारी विल से, हमारी इच्छा से वो डिसीजन नहीं लिया, ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम इस समय पर ये काम करेंगे। हम लोग सिर्फ एक एजेंट थे जिसके थ्रू वो काम हुआ, ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम वो एजेंट होंगे जिसके थ्रू ये काम होगा। तो हाउ आर वी मॉरली रिस्पॉन्सिबल? तो इनकम्पैटिबिलिस्ट जो है उनका कहना है कि अगर इनकम्पैटिबिलिज्म फॉलो हो रहा है, यानी कि जो ह्यूमंस है वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स नहीं हो सकते क्योंकि एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिटर्मिन्ड। तो हम लोग हमारी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे, हमसे ये करवाया जा रहा है, ये सब ऑलरेडी होना था जो कि हमसे कोई एक्सटर्नल फोर्स करवा रहा है। Then we have pessimism. Now pessimism, there are free will pessimists. Pessimists agree with the incompatibilist that free will is not responsible if determinism is true. तो pessimism जो है वो compatibilism और incompatibilism का बीच का एक point है। Okay, it's not the extreme, it's a middle point. However, unlike the incompatibilist, pessimists do not think that indeterminism helps. In fact, they claim rather than helping support free will, indeterminism undermines it. Thus, pessimists think that the addition of indeterminism actually makes agents lack the kind of control needed for free will. तो पेसिमिस्ट का मानना है कि इनडिटर्मिनिज्म यानी कि चीजें डिसाइडेड नहीं है, डिटर्मिन्ड नहीं है, प्री डिसाइडेड नहीं है। अगर इनडिटर्मिनिज्म है, मतलब डिटर्मिनिज्म अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास फ्री विल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो पेसिमिस्ट का मानना है कि the pessimist might seem to be the same position as that advocated by free will deniers. Pessimism is a stronger claim. Free will desires think that while free will is possible, it just isn't actual. Agents in fact don't have free will. तो pessimist का मानना है कि free will possible है, फ्री विल हो सकती है लेकिन एक्चुअली में है नहीं, उसका होना पॉसिबल है लेकिन एक्चुअली में वो प्रैक्टिस नहीं की जा रही है। वो पेसिमिस्ट हाउएवर हैव अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन थिंकिंग दैट फ्री विल इज इम्पॉसिबल। सो लाइक द डिटर्मिनिस्ट और अदर एजेंट्स, उनका मानना है दैट फ्री विल डिनायर्स जो कि फ्री विल को डिनाई करते हैं, उनका कहना है कि फ्री विल हो सकती है लेकिन हम लोग फ्री विल को नहीं फॉलो करें। लेकिन पेसिमिस्ट का कहना है कि फ्री विल कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, हमारे पास फ्री विल हो ही नहीं सकती है। नॉट ओनली डू एजेंट्स लैक फ्री विल, देयर इज नो वे दे कुड हैव इट। तो कोई तरीका है नहीं, फ्री विल जैसी कोई चीज ही हमारे पास नहीं हो सकती। तो पेसिमिस्ट आर, आई एम सॉरी, दे आर नॉट द मिडल पॉइंट पीपल, दे आर एक्सट्रीमिस्ट, दे हैव अ स्ट्रॉन्गर क्लेम कि उनका मानना है कि फ्री विल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ह्यूमन एजेंट्स के पास। सो दे पेसिफाई दैट थिंग, दे आर पेसिमिस्ट्स।
We also have theological and logical determinism. Theological determinism, as the name suggests, is कि हर चीज गॉड ने ऑलरेडी डिसाइड कर सकी. तो ये रिलीजियस ट्रेडिशन ज्यादातर थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को मानते हैं. कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस जिनका मानना है कि जो भी हो रहा है ना वो हमारी खुद की किस्मत से हो रहा है, सब भगवान वो चीज कर रहे हैं, ये तो जैसे मतलब भगवान की मर्जी, सब कुछ भगवान का किया जा रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय गॉड और उन्हीं की मर्जी से सब कुछ हो रहा है. तो theological determinism. Logical determinism builds off the law of excluded middle and holds that propositions about what agents will do in future already have a truth value. कि जो फ्यूचर में एजेंट्स करेंगे दे हैव अ ट्रूथ और अ फॉल्स. अब देखिए डिटर्मिनिज्म, फ्री विल जो है, हमें ये स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट्स की तरह नहीं पढ़ना है. वी ऑल्सो हैव टू रिलेट दीज थिंग्स, क्योंकि डिटर्मिनिस्ट एंड फ्री विल एजेंट्स का आर्ग्यूमेंट जो है वो बाकी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी में भी एग्जिस्ट करता है. जैसे कि हम मान लेते हैं एथिक्स इन सेंस ऑफ मेडिकल एथिक्स. अबॉर्शन को लेकर बहुत सारे रेडिकल व्यूज है. जैसे फ्री विल एजेंट्स का कहना है कि जो भी हो रहा है हमारी मर्जी से हो रहा है, तो वी कैन गेट एन अबॉर्शन. ऑफ कोर्स इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस एंड ब्रेक डाउन्स हैं, क्योंकि फ्री विल में भी बहुत सारे हमारे एजेंट्स हैं, हायरार्किकल मॉडल वाले, रिस्पॉन्सिव मॉडल वाले. फ्री विल में भी बहुत सारे कि हमारे पास कंप्लीट फ्री विल है, हमारे पास पार्शियल फ्री विल है, ऑल ऑफ दैट स्टफ. हमारे पास डिटर्मिनिज्म है लेकिन उसके साथ साथ फ्री विल है, लाइक कंपैटिबिलिज्म. सो डिटर्मिनिस्टिक पीपल विल से अबॉर्शन शुड नॉट बी अलाउड क्योंकि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, हमारे हाथ में नहीं है, ये गॉड की मर्जी थी. थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म वाले बोलेंगे, क्लेम करेंगे कि if somebody, like if a woman is pregnant, वो उसकी मर्जी से नहीं हुआ है, that was God's will. Things like this happen by God's will. तो इसी वजह से ये डिटर्मिनिस्टिक था. We should not do anything with fate. Determinism में भी we may have partial determinism. Some things are done, some things are determined, some things are free will agents. So all of these things, there's a mix and match. Now if you're really interested, if you find this topic easier, आपको exam point of view से भी, या फिर if you want to learn more and delve deeper into this topic, I have provided the reference link. You can always visit the site and get more information. All the best for your exams.